जय हिंद साथियों। आज नोट देखते हैं, स्केल लिखा गया है। इसमें क्या है कि अगर ये स्केल जो आप जिससे नापते हैं लंबाई, अगर वो धातु का है, मेटल का है, तो जब गर्म होगा तो फैल जाएगा, तो जो खाने इसमें बने हैं दूर दूर हो जाएंगे। तो जो आप मापोगे, लंबाई मापोगे, मेजर करोगे, वो मेजर्ड वैल्यू क्या आएगा? गलत आने लगेगा। तो क्या सही मान वो देगा? नहीं देगा। तो हमें सही मान नापना है ना। तो धातु का है, अगर ये गर्मी में गर्म हो गया और या तो टेम्परेचर बढ़ने पर इसमें प्रसार हो गया, तो ये जो खाने बने हैं बड़े बड़े हो जाएंगे। तो जो चीज़ें वस्तु को हम मेजर करेंगे वो मेजर्ड वैल्यू जो आएगी वो गलत आने लगेगी, और सत्य वैल्यू जो होगी वो कुछ और होगी, लेकिन देखने पर जो दिखाई देगी हमें, ऑब्जर्विंग वैल्यू या उसे मेजर्ड वैल्यू कहो मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्विंग वैल्यू कहो, वो अलग होगी। सही बात है जी। और मज़े वाली बात तो तब और हो जाएगी जब जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, ये वस्तु है, मान लो नापना इसे है, वस्तु की लंबाई, ये वस्तु है, वस्तु भी मेटल की हो, ये भी मेटल का है, और मज़ेदार बात है कि वस्तु भी क्या हो? मेटल की हो। और वस्तु भी अगर मेटल की है तो टेम्परेचर बढ़ने पर, मान लो टेम्परेचर हाई हुआ 0 डिग्री पर, ये लोग सही मान देते हैं, ठीक है, मान लिए हम। अब गर्मी में तो टेम्परेचर 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो इसका भी प्रसार हो जाएगा, इसका भी प्रसार हो जाएगा। अब ये अलग मेटल का है, ये अलग मेटल का है, इसमें अलग प्रसार होगा, इसमें अलग प्रसार होगा। समझ रहे हैं? तब इस स्केल से इस वस्तु को नापना है, सही नाप निकालना है। तो एक तो देखी गई या नापी गई माप होगी, और एक ट्रू वैल्यू होगी, सही मान होगा। तो उसको कैसे देखेंगे? अब इसका जो स्केल का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा स्केल हो जाएगा, इसका जो होगा अल्फा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ऑब्जेक्ट, रेखीय प्रसार गुणांक। तो क्या करें कि हमें आराम से सही मान मिल जाए। सही मान माने ट्रू वैल्यू, और नापने वाला मान मतलब मेजर्ड वैल्यू। इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं शानदार। और इसको हम, जब स्केल तथा ऑब्जेक्ट दोनों मेटल के हैं, जब दोनों मेटल के हैं तो क्या होगा? सर निकाल लो सीधा सीधा। ट्रू वैल्यू इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू 1 प्लस अल्फा स्केल माइनस अल्फा ऑब्जेक्ट इंटू डेल्टा टी। ठीक, समझ रहे हैं? बस इसी फार्मूले में रख दो, आपका काम हो जाएगा, उत्तर सही आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका मज़ेदार फार्मूला। ट्रू वैल्यू निकालना है, मेजर्ड वैल्यू जो आप नापेंगे वो रख लो 1 प्लस अल्फा स्केल, स्केल का कुछ अल्फा देगा, रेखीय प्रसार गुणांक, और अल्फा ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट भी मेटल है तो उसका भी अल्फा देगा। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? मेटल का है, तो उसका भी रेखीय प्रसार गुणांक घटाने हैं। डेल्टा टी, टेम्परेचर कितना बढ़ा है, वैल्यू रख दो, काम खत्म। जहाँ कौन क्या है लिख दे, जहाँ टी वी इक्वल टू क्या है? ट्रू वैल्यू, मतलब सही मान, सही मान या सत्य मान। और कौन है? एम भी, ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्विंग वैल्यू, मतलब क्या? मापी गई या देखी गई माप, या देखा गया मान। ठीक है। अब ठीक, जो देखा गया मान है या मापा गया मान है। अब इसके बाद कौन बचा? अल्फा एस, अल्फा ओ ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का रेखीय प्रसार गुणांक। समझ में आ रही बात? बहुत सही से समझ में आ रही है। मज़ेदार बातें हैं, लेकिन कभी कभी एम भी निकालने को दे देता है, एम भी निकालने को दे देता है सवाल में। टी भी दिया रहेगा, सही मान दिया रहेगा,
अल्फ़ा एस अल्फ़ा ओ दिया रहेगा, एम बी बताओ। देखा गया मान, नापा गया मान। अब समस्या बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि यार जब इसको महाराज सॉल्व करोगे ना और इसमें डिवाइड करोगे तो बड़ी कठिनाई होती है भाग देने में। तो ऐसा कुछ जादू बता दे जिससे आराम से आ जाए, नहीं तो फिर आप लगाते रहेंगे। तो मैं अब आपको यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मेजर्ड वैल्यू पूछे, ठीक, मेजर्ड वैल्यू, तो कुछ न करना, टी भी दिया रहेगा, 1 माइनस कर देना अल्फ़ा एस माइनस अल्फ़ा ऑब्जेक्ट इंटू डेल्टा टी, ठीक। मतलब मेजर्ड वैल्यू पूछेगा तो ए प्लस के स्थान में माइनस, और ट्रू वैल्यू पूछेगा तो प्लस रहेगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ है, इसी को देखो उलट दिए हैं, अभी हम समझा देंगे कैसा, कहाँ से आया है बता दें। देखो अगर हम करें, ये देखो मेजर्ड वैल्यू बराबर क्या लिख सकते हो, ट्रू वैल्यू अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा एस माइनस अल्फ़ा ऑब्जेक्ट इंटू डेल्टा टी, यही तो लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर ले चलो तो क्या लिख सकते हो सर, मेजर्ड वैल्यू टी बी 1 प्लस अल्फ़ा एस माइनस अल्फ़ा ऑब्जेक्ट इंटू डेल्टा टी पावर -1। टोटल के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि नहीं, देख लो, सही बात है। अरे हाँ ना बोलो। अब बाइनोमियल थ्योरम से खोल दो, 1 प्लस एक्स पावर -n, एक बार जाएगा, एक बार खुलेगा, बहुत घात छोटा होगा। देखो अल्फ़ा एस माइनस अल्फ़ा वो बहुत छोटा है, 1 प्लस एन एक्स होता है ना, 1 प्लस एक्स पावर एन, 1 प्लस एन एक्स, फिर आगे बढ़ता है। तो ये वैल्यू इतना छोटा है कि आगे इस पावर नहीं ले जा सकते। अल्फ़ा एस अल्फ़ा ओ वैसे भी बहुत छोटे वैल्यू, हमें पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये इसका वैल्यू बहुत छोटा है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, 1 माइनस, भाई ये देखो 1 प्लस एक्स पावर -n, तो 1 माइनस एन एक्स होता है ना ये, तो n के स्थान में -1 का रखोगे तो प्लस में माइनस गुणा होगा, माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा एस माइनस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अरे हाँ ना बोल दो, कुछ तो बोल, मुँह तो खोल, बोलो क्लियर, कहाँ से आया, समझ में आया? फिलहाल आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल लगाने की ज़रूरत है। टी भी पूछे तो एम भी 1 प्लस अल्फ़ा एस माइनस अल्फ़ा और डेल्टा टी, मेजर वैल्यू पूछे तो टी भी 1 माइनस लगा दो, काम खत्म। क्या पूछ रहा है, एक पीतल की छड़ को जस्ते की मापनी से मापा जाता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यथार्थ माने सही है, ठीक है, ठीक है, ट्रू वैल्यू है, था 1 मीटर लंबी है, मतलब ट्रू वैल्यू है कितने पर, 0 पर, सही मान है 1 मीटर की है, ठीक। उसकी देखी गई लंबाई 10 डिग्री पर क्या होगी, मतलब 1 मीटर पे ठीक है, 10 डिग्री बताओ, 10 डिग्री पर बताओ। एक पीतल की छड़ को जस्ते की मापनी से मापा जाता है, जस्ते की मापनी से मापा जा रहा है, वो पीतल का है, मतलब ऑब्जेक्ट भी क्या है, मेटल का है, और स्केल भी मेटल है, एक पीतल है एक जस्ता है, ठीक है। दोनों के रेखीय प्रसार गुणांक दिए हैं, देखो अल्फ़ा बी दिस, अल्फ़ा जिंक दिस, जिंक माने जस्ता, बी ब्रॉस, ठीक। तो यहाँ से एक पीतल है एक जस्ता है, तो जस्ता का दिया है ये रेखीय प्रसार और पीतल का ये हो गया, अच्छा है। तो ये ऑप्शन सामने पड़े हैं, देखो क्या पूछ रहा है पहले तो समझ लो। देखी गई लंबाई अर्थात एम भी पूछा है कि टी भी पूछा है, सर एम भी पूछा है, एम भी पूछा है, फार्मूला मास्टर बताया था बढ़िया शानदार से, उसी से लगा लो, नहीं तो तुम अपने से लगा के देखो फिर परेशान होगे, ठीक है। एम बी बराबर टी बी 1 प्लस अल्फ़ा एस माइनस अल्फ़ा ओ इंटू डेल्टा टी, बस ये फार्मूले में रखो, वैल्यू आ जाएगा। टी बी कितना है सर, ट्रू वैल्यू कितना है, देखो सही मान यथार्थ था 1 मीटर है, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेमी हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है सर 100 सेंटीमीटर लिख दो, लिख दिए, 1 मीटर नहीं लिखे बल्कि उसके स्थान पर हम 100 सेंटीमीटर लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 1 प्लस अल्फ़ा स्केल, स्केल क्या है भाई, यहाँ प्लस मत करो सर, माइनस करो। हाँ क्यों, क्योंकि MB वाला सूत्र लगाए हैं, TB लगाते तो प्लस करते, देख लेना फार्मूले में, ठीक। और माइनस अल्फ़ा एस स्केल, स्केल का किसका है, जस्ते का मापनी है, जस्ते का मापनी है, स्केल जस्ते का है, मतलब ये अल्फ़ा ये स्केल का है, ये क्या है, स्केल है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अल्फ़ा एस क्या हो जाएगा, 0.0040 है 29 माइनस अल्फ़ा ऑब्जेक्ट क्या है 0.000019, ठीक, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है ज़रा बता दा, 0 से 10 आया है, 0 से 10 मतलब 10, बोलो हाँ या ना, कर लो, करो इसे हल करो। अंदर देखो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 29 में से 19 जाएगा, 10 बचेगा, अच्छा है। तो 100 रहने दो, 100 सेमी, ठीक। 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी है, ध्यान देना इसी में 10 का मल्टीप्लाई है, तो 0 4 0 1, 29 में से 19 जाएगा तो 10, उसे ख़त्म करो, 10 का गुणा कर लो, गुणे 10, तो 10 करोगे 1 0 ख़त्म हो जाएगा, 3 0, कोई दिक्कत भाई, अभी 4 0 है, 10 का गुणा करोगे 1 दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो चलो और अंदर 100 को ले चलो गुणा करके, अंदर कटाने में आसानी, अब चाहे जैसे हल करो तुम्हारा मन, लेकिन 100 को ले चलो और अच्छा लगेगा। 100 अंदर गुणा किए, 1 में 100 हो गया, माइनस 100 का इसमें गुणा करो, 100 गुणे 0.000001 गुणे 10, यही है। टोटल किस में आ जाएगा, सेमी में, बहुत आसानी से सर। अब इसे घटा लो, 100 10 गुणा करोगे 1000, 1000 माने 1 2 3 0.01, इसका मतलब 100 माइनस 0.01, यही तो बचेगा सेमी, ठीक है। घटाओ, इसे क्या लिख सकते हो, 100.00 तो एक उधार लेगा, तो अब घटाना तुम्हें है, अब घटाना नहीं बताएंगे, क्या बताएं, हल करो, ठीक। आंसर कौन सा है, आंसर मिला लो। समझ में आया, नहीं आया, देख लो आराम से क्या होता है। मेजर वैल्यू देखना था, इसका मतलब 99.99 सेमी दिखाएगा वो। ट्रू वैल्यू कितना है, 100 सेमी है, लेकिन नापने पर 99.99 सेमी दिखाएगा, 99.99 सेमी, ठीक। इस वैल्यू को रखकर अब मान लो अगर हम सवाल बदल के अभी एक मेजर वैल्यू का दिखा रहे हैं, एक ट्रू वैल्यू का दिखाएंगे। चलो ये सवाल नंबर 1 हो गया, इसे बना लो, और दूसरा नंबर हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे, ठीक। सवाल ऐसा ही रहेगा सेम। चलो जल्दी बना के सॉल्व करो इसे। ये देखिए क्वेश्चन, एक पीतल की छड़ को जस्ते की मापनी से मापा जाता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यथार्थ है। 10 डिग्री पर देखी गई लंबाई 1 मीटर है, तो यथार्थ मान क्या होगा। मतलब इस बार ट्रू वैल्यू पूछा है, पिछली बार क्या पूछे थे, ऑब्जर्विंग वैल्यू, देखी गई माप, मेजर्ड वैल्यू, इस बार ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा सर, मेजर्ड वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा एस माइनस अल्फ़ा ओ इंटू डेल्टा टी, यही तो अल्फ़ा स्केल माइनस अल्फ़ा ऑब्जेक्ट, यहाँ प्लस हो जाता है ट्रू वैल्यू के लिए, और मेजर्ड वैल्यू के लिए यहाँ माइनस हो जाता है, बस यही दोनों निकालने होते हैं। चलिए सर निकाल देते हैं। ट्रू वैल्यू पूछा है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू दिया है कितना, 10 डिग्री पर 1 मीटर, 1 मीटर माने 100 सेमी, अच्छा है। सवाल हमने बदल दिया, 1 रहने दो। अल्फ़ा स्केल अभी निकाले थे, स्केल का किस चीज़ का है, ये स्केल है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऊपर लिखा है, कन्फ्यूजन ना होइएगा, ये कन्फ्यूज ना होइएगा। जस्ते का मापनी दिश, और एक पीतल की छड़ है जिसे नापना है, छड़ अर्थात ऑब्जेक्ट है। तो 0.00029 माइनस
0.0000019 दिस इंटू क्या 10 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर में वृद्धि कितना है 0 से लेकर 10 हुआ है तो 10 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 100 सेमी रहने दो, 1 प्लस इसे सॉल्व करो 0.00001 1 0 आएगा तो 1 छोड़ दो, गुणे 10। चलो 100 को अंदर ले चलो, 100 प्लस 100 का गुणा कर दियो इसमें, 100 गुणे 0.00001 इंटू 10, ठीक सेमी आएगा कि नहीं, देखते हुए देखते चलो। और बताओ इसमें 1000 का गुणा करो, 3 0 ख़त्म, 100 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, देख लो, ज़बरदस्ती नहीं कोई, 100.01 सेमी आंसर। देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे सवाल में ट्रू वैल्यू पूछे तब भी आप आसानी से लगा सकते हैं, मीजर्ड वैल्यू पूछे तब भी लगा सकते हैं। जो हमने जादू बता दिया कि मीजर्ड वैल्यू पूछे तो माइनस लगा देना, अदरवाइज भाग दोगे तो तुम समझो तुम्हारा काम। ठीक, हमने तरीका बता दिया है, आराम से स्केल वाला सवाल दौड़ा देंगे आप। अब मनाइए कि स्केल वाला सवाल परीक्षा में आ जाए और आप आराम से हल कर लेंगे। ठीक, चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या, स्केल और ऑब्जेक्ट दोनों मेटल के थे, तभी ये सूत्र हम लगाए थे। ठीक, अब ऐसा, हालांकि इम्पोर्टेंट यही है, केवल यही आता है बार बार, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यदि ऑब्जेक्ट वुड का हो, लकड़ी का हो, वुड माने लकड़ी, या मेटल ना हो, ऐसा हो कोई चीज़ हो, प्लास्टिक हो, मेटल ना हो। मेटल ना हो तो प्रसार नहीं है ना, तो इसका मतलब अल्फा ऑब्जेक्ट क्या होगा, अल्फा ऑब्जेक्ट 0 होगा, देगा ही नहीं, नहीं देगा तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, TV इक्वल टू MV 1 प्लस अल्फा S इंटू डेल्टा T। सीधी सीधी बात हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दूसरे केस क्या होगा, यदि स्केल, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट मेटल नहीं है, वुड है, लेकिन स्केल क्या है, स्केल मेटल है, स्केल मेटल। ठीक, यदि स्केल मेटल तथा ऑब्जेक्ट वुड का हो, यहाँ का है स्केल वुड का, या मेटल ना हो, मेटल नहीं है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेटल है, जो लकड़ी का होगा उसका अल्फा 0 कर देंगे तो अल्फा स्केल 0 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, देखो अल्फा S 0 यहाँ रख दो, ठीक है, काम खत्म। तो ऐसे आप कर सकते हैं, हालांकि ये सब आते नहीं हैं। जैसे अगर यहाँ देखो स्केल 0 नहीं है, ऑब्जेक्ट लकड़ी था तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम 0 रख दिए अल्फ़ा, तो ये फार्मूला S को उठा लिए, बाकी 0 हो गया, ख़त्म, ये फार्मूला बन गया। और अगर मान लो कि स्केल लकड़ी का हो गया तो अल्फ़ा S 0 हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, हालांकि ये सब आता नहीं। किसी भी तरह का सवाल जैसे अगर स्केल से आए तो आप कर सकते हैं कि मतलब दोनों मेटल के हैं तब कैसे होगा, एक मेटल का, स्केल मेटल का है और ऑब्जेक्ट मेटल नहीं है तब कैसे होगा, तो ये फार्मूला है। और मान लो स्केल मेटल का नहीं है, लकड़ी का है, ऑब्जेक्ट मेटल का है, तब क्या होगा, तब ये फार्मूला है। सब तरह का हम फार्मूला आपको सजा दिए हैं। तो आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादातर इसी फार्मूले से ही आते हैं और ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन ही आया है अब तक, मेजर वैल्यू वाला ट्रू वैल्यू दिया रहता है। और अगर मेजर वैल्यू देगा ट्रू वैल्यू पूछेगा, तो इसी से ज़्यादातर चांस है दोनों मेटल के होते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या हम पढ़ने चल रहे हैं, द्रव में ऊष्मीय प्रसार।
अब द्रव में उसमें प्रसार पड़ने के लिए एक बर्तन हमने लिया और बर्तन में भर दिया लिक्विड द्रव, और द्रव को हम पॉइंट ए तक भर दिए हैं। ये ऊपरी जो सरफेस दिख रहा है पॉइंट ए है, ठीक है। अब पॉइंट ए तक द्रव हम भर दिए हैं, पॉइंट ए तक, ठीक। ठीक, अब इसे गर्म करेंगे। कोई बर्तन है, फ्लास्क है, इसे गर्म कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? उष्मा, आग ही दे रहे हैं, समझे? उष्मा दे रहे हैं। टेम्परेचर वृद्धि होगी। क्या टेम्परेचर वृद्धि होगी? डेल्टा टी। इसका टेम्परेचर अभी इंक्रीज कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करोगे तो क्या, पहले द्रव गर्म होगा, बर्तन पहले ये समझो। सर बर्तन गर्म होगा, क्योंकि आग तो बर्तन में लग रही है, तो बर्तन गर्म होगा, तो बर्तन भी फैलेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर फैलेगा तो है, ये एक्सपेंड करने के लिए अगर है बर्तन तो बर्तन भी थोड़ा बहुत फैलेगा। जी सर, बर्तन भी फैलेगा। तो बर्तन जब फैलेगा तो द्रव यहाँ तक भर के आए थे आप, क्या द्रव वहाँ तक रहेगा जहाँ तक भर के आए हैं आप? जब बर्तनवा फैलेगा महाराज तो द्रव भी नीचे जाएगा। सोचो, आग लगी तो बर्तन फैलना शुरू किया। जब बर्तन फैला तो क्या हुआ? द्रव जहाँ तक भरे थे हम लोग, यहाँ तक भर के आए हैं द्रव हम, ठीक है, यहाँ तक भर के द्रव आए थे, ठीक। तो क्या द्रव वहाँ तक रहेगा, नीचे जाएगा? सर नीचे जाएगा। बहुत अच्छा सर, नीचे जाएगा द्रव। द्रव का सरफेस कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ये द्रव पहले यहाँ तक था, अब नीचे जाएगा। नीचे जाएगा, ये लाइन खींच दिए हैं। अब द्रव कहाँ तक जाएगा पता नहीं सर, चलो नीचे ले चलते हैं कुछ अपने मन से। सर द्रव हमने मान लिया कि यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। चलो इस पॉइंट को अब क्या नाम दें? सर बी नाम दे दो। बी नाम दे दिए तो इसका मतलब यहाँ तक द्रव जब बर्तन में प्रसार हुआ तो द्रव नीचे भाग के आ गया, अभी यहाँ पहुँच गया है द्रव जी। तो बर्तन में कितना आयतन प्रसार हुआ? यही जितना आयतन द्रव नीचे गया है उतना ही तो आयतन फैला होगा बर्तन का जी। तो ये कहने का मतलब बर्तन का आयतन प्रसार भी शो कर रहा है कि इतना आयतन, जितना आयतन ये है इतने बर्तन में प्रसार हुआ है, तभी उतने द्रव नीचे गया है। अच्छी बात है। अब चलो कुछ देर बाद द्रव भी तो गर्म होगा। द्रव गर्म होना शुरू हुआ और फिर द्रव में प्रसार होगा। तो चलो द्रव का प्रसार दिखाते हैं। फिर द्रव आगे बढ़ा, हाँ ये देखो सब सिग्नल, सब फाटक तोड़ आया, ये भी तोड़ दिया, हाँ आगे बढ़ गया। ये देखो ऊपर तक जा रहा है भाई, कहाँ तक फैलेगा? गर्म होता है तो बॉयल करके बाहर भी आ सकता है, लेकिन इसी पर क्वेश्चन है कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो डिपेंड करता है। बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल बताया जाता है। तो यहाँ तक मान लिए हम आ गया, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए? सी, ठीक। सरफेस के बाहर भी आ सकता है, इसके बाहर भी आ जाएगा, ठीक। तो 3 पॉइंट देखने को मिला आपको। कहाँ? शुरू में आप भरे कहाँ तक थे? ए तक। फिर जब गर्म किए तो आया कहाँ? बी तक। लेकिन फाइनली वो कहाँ से कहाँ तक गया? सी तक। अब सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? वो यहाँ से नापेगा ए से सी तक। सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि ये बताइए कि द्रव में प्रसार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, तो बताएगा सर ए से सी तक प्रसार हुआ है द्रव में। लेकिन आपसे पूछें कि बताओ द्रव में प्रसार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सर बी से सी तक हुआ है। फाइनल प्रसार तो बी से सी तक है। क्यों? क्योंकि द्रव यहाँ से यहाँ तक फैला है। क्योंकि जब आग लगाए हैं तो बर्तन में प्रसार हुआ तो द्रव तो नीचे आ गया था, तो द्रव तो बी पे पहुँच गया, फिर बी से फैल के न सी तक गया। और सामान्य व्यक्ति क्या करता है? सर यहाँ ए तक भरे थे हम, तो भर के जहाँ से आए थे वहीं तो समझ रहा, उसे दिमाग में नहीं है कि बर्तन भी फैल रहा है, तो ए से सी तक। इसका मतलब जब बर्तन के प्रसार को ध्यान में नहीं रखते तब जो प्रसार होता है वह क्या होगा? बर्तन के ए से सी तक होगा। बर्तन में आपने दिमाग नहीं लगाया कि बर्तन फैला है, तो प्रसार क्या समझ में आएगा? ए से सी। तो सही प्रसार है, वास्तविक है कि आभासी? सर ये तो आभासी है। तो वास्तव में कहाँ से कहाँ तक हुआ है? सर बी से सी तक। तब क्या आपने ध्यान में रखा कि बर्तन भी फैला होगा? तो जब बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखकर देखा जाता है द्रव का प्रसार, तब उसे वास्तविक प्रसार कहते हैं, जो बी से सी तक है। और जब बर्तन के प्रसार को ध्यान में नहीं रखा जाता और द्रव का प्रसार देखा जाता है, तब उसे आभासी प्रसार कहते हैं, जो कि ए से सी तक हुआ। बातें समझ में आए? इस प्रकार द्रव में प्रसार 2 प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। क्या? आभासी प्रसार
क्या होता है, जब बर्तन के प्रसार को ध्यान में न रखकर द्रव का प्रसार देखा जाता है तो इसे आभासी प्रसार कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक हुआ है, देखो आभासी प्रसार हुआ है ए से सी तक, ए से सी तक समझा चुके हैं, आभासी प्रसार हुआ है। बर्तन कितना फैला है, तो बर्तन में प्रसार हुआ है ए से बी तक, बर्तन में प्रसार हुआ है, ठीक है। इतना ही प्रसार मतलब इतना आयतन बर्तन का फैला होगा, फैला तो इधर है लेकिन बर्तन में प्रसार शो करता है कि जितना आयतन ये है उतना आयतन का प्रसार हुआ होगा। वास्तविक प्रसार कहाँ से कहाँ तक है, ए से ए, सी से बी तक, सी बी वास्तविक प्रसार है, सी बी या बी से सी तक ये वास्तविक प्रसार है, ठीक है। तो आभासी प्रसार आयतन में हो रहा है, सब आयतन में हो रहा है, तो आयतन में वृद्धि कितनी होगी, आभासी प्रसार, तो आभासी प्रसार माने क्या, वृद्धि ना, डेल्टा भी आभासी है तो अपरेंट माने आभासी, क्या हो जाएगा, गामा आयतन प्रसार गुणांक ए, ये माने आभासी प्रसार गुणांक, गामा ए भी नॉट डेल्टा टी, ऐसा लिखो, या भी नॉट गामा डेल्टा टी, सुंदर लगने के लिए जैसे मन हो, ऐसे जैसे आप पढ़े थे याद करो। भाई आयतन प्रसार गुणांक क्या पढ़े थे आप, ये पढ़े थे डेल्टा भी बराबर भी नॉट गामा डेल्टा टी, यही तो आयतन में वृद्धि पढ़े थे, आयतन प्रसार गुणांक गामा था और आयतन में वृद्धि ये आयतन प्रसार, तो आभासी है इसलिए ए लगा दिए हैं, ए मतलब अपरेंट, और भी नॉट क्या है, प्रारंभिक आयतन है, जो सबका आयतन है ये है, सभी का वही रहेगा, तो आयतन में वृद्धि आभासी वृद्धि, डेल्टा भी ये क्या है, आभासी आयतन में प्रसार, गामा ये क्या है, आभासी प्रसार गुणांक, जहाँ लिखना चाहे लिख देते हैं हम, जहाँ गामा ए क्या है, आभासी आयतन प्रसार गुणांक, बाकी भी नॉट प्रारंभिक आयतन है, डेल्टा भी ये लिखा है आभासी प्रसार, डेल्टा टी क्या है, ताप में वृद्धि है, ठीक। दूसरी पॉइंट क्या है, वास्तविक प्रसार, देखिए क्या, ये देखिए जब बर्तन के प्रसार को ध्यान में रख कर, यहाँ क्या है, ध्यान में न रखकर, एक शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट है, न, बस न रखकर, मतलब वहाँ बर्तन प्रसार नहीं रखा गया था, यहाँ क्या है, बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखकर द्रव का प्रसार देखा जाता है तो इसे वास्तविक प्रसार कहते हैं। जो कहाँ से कहाँ तक है, बी से सी तक, ये बी से सी तक है, और ये कहाँ से कहाँ तक था, ये ए से सी तक था, यही ना, अब ये बी से सी तक है। अच्छा, तो वास्तविक प्रसार क्या हो जाएगा, डेल्टा भी रियल, आयतन में वृद्धि रियल, वास्तव में क्या हो जाएगा, भी नॉट गामा रियल डेल्टा टी, आयतन प्रसार हो रहा है, सीधी सी बात। जहाँ अगर लिखना है लिख सकते हैं, जहाँ गामा आर क्या है, जहाँ गामा आर है, यहाँ क्या था, आभासी आयतन प्रसार गुणांक, यहाँ वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। तो केवल वास्तविक प्रसार गुणांक भी कहते हैं, आयतन न लिखे तब भी समझ जाइएगा, क्योंकि गामा तो है ये है, कहीं लिखा रहेगा आभासी प्रसार गुणांक गामा ए, वास्तविक प्रसार गुणांक गामा आर, ठीक है। वास्तविक प्रसार क्या होता है, दिश, आभासी प्रसार क्या होता है, दिश, ये वृद्धि या प्रसार एक ही बात है, ठीक। अब तो जगह नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बर्तन में करके इसमें फिर संबंध बताते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, बर्तन में प्रसार भी देख लीजिए, बर्तन में प्रसार क्या हो जाएगा, डेल्टा भी जी, अर्थात बर्तन ग्लास का अगर हम मान लिए, ठीक है, तो भी जी, ठीक है, कोई भी मेटल मान लो लेकिन जी लगा दिए तो इसे बर्तन समझ लेना, हाँ, वो जो भी रहेगा वो तो आपको दिया रहेगा, यहाँ जी से रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक। तो बर्तन में प्रसार इस तरह से निकल जाएगा, जहाँ गामा जी क्या है, बर्तन में प्रसार गुणांक है, बर्तन में प्रसार गुणांक है, गामा जी क्या है, बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक, ठीक। बाकी तो आपको
समझी में आ रहा है। अब इसी में संबंध गामा ए, गामा आर और गामा जी में संबंध, मतलब वास्तविक प्रसार गुणांक, आभासी प्रसार गुणांक और बर्तन में प्रसार गुणांक में संबंध। ठीक, क्या गामा आर, गामा ए और गामा जी में संबंध, वास्तविक प्रसार गुणांक, आभासी प्रसार गुणांक और बर्तन में प्रसार गुणांक में संबंध। तो क्या हो जाएगा, जरा संबंध निकालने के लिए देखिए, वास्तविक प्रसार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो वास्तविक प्रसार, वास्तविक प्रसार बराबर क्या क्या जुड़ जाएगा, बर्तन में प्रसार धन आभासी प्रसार, ऐसा कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। आभासी प्रसार जो है उसे प्लस बर्तन में प्रसार जोड़ दो तो वास्तविक आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, आ जाएगा? जी सर आ जाएगा। तो चलो वास्तविक प्रसार क्या फार्मूला पढ़े थे सर? फार्मूला तो भूल गए हैं, याद रखो। ये देखो डेल्टा भी, ये देखो इसका मतलब क्या पढ़े थे, डेल्टा भी आर वास्तविक प्रसार था, आभासी प्रसार क्या है, डेल्टा भी ए प्लस डेल्टा भी जी, यही तो पढ़े थे प्रसार। ठीक, तो ये प्रसार का वैल्यू रख दो, भी नॉट गामा आर डेल्टा टी बराबर भी नॉट गामा ए डेल्टा टी प्लस भी नॉट गामा जी डेल्टा टी। भाई साहब क्या कॉमन है, भी नॉट डेल्टा टी, भी नॉट डेल्टा टी, भी नॉट डेल्टा टी, स्वाहा। तो क्या बचा, गामा आर बराबर गामा ए प्लस गामा जी। तो यहाँ से गामा ए निकाल लो सर, गामा ए बराबर गामा आर माइनस गामा जी, यही हुआ जी सर। और इसे डिब्बे में बंद कर लो सर। गामा ए क्यों निकाले हैं बताते हैं, सुंदर लगेगा। हाँ, अब कुछ केस हैं। केस 1 है कि यदि गामा आर इज ग्रेटर देन गामा जी, बोलो हाँ या ना, अर्थात वास्तविक प्रसार गुणांक, द्रव का प्रसार गुणांक बर्तन के प्रसार गुणांक से, आयतन प्रसार गुणांक से ज़्यादा हो, यही ना, अर्थात द्रव ज़्यादा फैलेगी, बर्तन कम। तो क्या होगा, तो गामा ए क्या आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। अगर ये ज़्यादा या कम हुआ तो घटाओगे, ज़्यादा में से कम तो प्लस ही तो आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। और गामा ए पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब द्रव का तल या द्रव ऊपर उठेगा, द्रव ऊपर उठेगा। ये सर क्या मतलब है, मतलब ये है, वो सवाल ये पूछता है, दे देता है गामा आर दे देता है, गामा जी दे देता है, इस तरह से दे के वो पूछेगा कि द्रव अगर भर के गर्म करेंगे तो द्रव का तल नीचे जाएगा, द्रव का तल ऊपर जाएगा, द्रव का तल वहीं बना रहेगा। तो द्रव का तल ये समझ लो, द्रव का तल ऊपर उठेगा। द्रव का तल क्या होगा, ऊपर उठेगा। मतलब यहाँ तक आप भर के आए हैं तो इसके ऊपर जाएगा कि नहीं, अदरवाइज दूसरा भी केस होगा कि कितना गर्म कर लीजिए आप नहीं जाएगा, ऐसा भी केस आएगा। इस केस में तो ऊपर उठेगा। ये अगर ये जो दिखाया गया है यही केस है। दूसरा केस दिखाता हूँ, जरा समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि गामा आर लेस देन गामा जी, तो गामा ए का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। भाई गामा आर का वैल्यू गामा जी से कम है तो घटाओगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें क्या होगा, द्रव का तल नीचे जाएगा, ऊपर उठबा ही नहीं करेगा। समझ लो, अगर बर्तन में पानी भैया कोनो द्रव भर के आ गया, अब कोई भी द्रव, और उस केस में क्या है कि द्रव का जो प्रसार गुणांक है वो बर्तन के प्रसार गुणांक से कम है, लेस है, तो आप जितना भी गर्म करना चाहो गर्म कर लो, बर्तनों में ज़्यादा फैलेगा, द्रव कम फैलेगा। तो जहाँ से भरे थे उसके सदैव उसका तल नीचे आएगा। जब भी देखोगे आप खोल के ढक्कन हटा के देखे कहीं कहाँ है, तो द्रव तल के नीचे रहेगा। द्रव का तल ऊपर जाए, इसके लिए यह जरूरी है कि जो द्रव का प्रसार है वो बर्तन के प्रसार से अधिक हो। जो आप गरमाते हैं कोई चीज़ तो बाहर निकल जाता है,
जैसे कुछ रख के आए, गर्म कर दिए, अब पता चला कुछ देर इधर उधर किए तो कुल बाहर निकल गया। क्यों कर गया? क्योंकि जो द्रव है उसका प्रसार जिस बर्तन में आप गर्म कर रहे हैं बर्तन के प्रसार से अधिक है। पहला केस लागू हो रहा है, ठीक है, यही सब सवाल पूछता है। तीसरा केस क्या है? यदि गामा आर इक्वल टू गामा जी, तो क्या होगा? तो गामा ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे केस में द्रव का तल वहीं बना रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। द्रव का तल अपरिवर्तित रहेगा, न तो ऊपर जाएगा न तो नीचे जाएगा। यहीं तक भर के आए थे, सदैव चिन्ह देख लेना, यहीं पड़ा रहेगा। जितना भी फैलना, जितना बर्तन फैला उतना द्रव फैला, बराबर ही रहेगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस पर सवाल हम करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, किसी बर्तन में द्रव भरा है, बर्तन का रेखीय प्रसार गुणांक द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक का आधा है। इसे गर्म करने पर द्रव का तल ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नन। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ऐसे करेंगे, बर्तन का रेखीय प्रसार गुणांक मतलब अल्फा जी दिया है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा जी, ध्यान देने वाली बात है। वास्तविक प्रसार गुणांक, द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक, इसका मतलब गामा आर का क्या है? आधा। आधा का मतलब बटे 2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं अल्फा जी का वैल्यू है गामा आर बाई 2, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ से गामा ए निकाल सकते हैं। सर गामा ए बराबर क्या होता है? गामा आर माइनस गामा जी, ठीक है। और आयतन प्रसार गुणांक आपको पता है 3 गुना होता है रेखीय प्रसार गुणांक का। आप ये भी तो जानते हैं कि गामा बराबर 3 अल्फा होता है। तो गामा जी का मान क्या हो जाएगा? 3 अल्फा जी। देखो गामा आर, इसका मान क्या हो गया? 3 अल्फा जी, ठीक। अल्फा जी का वैल्यू ऊपर दिया है, रख दो। गामा आर माइनस 3, अल्फा जी का वैल्यू ऊपर दिया है गामा आर बाई 2, ठीक। तो इसे सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? 2 गामा आर माइनस 3 गामा आर बाई 2 बराबर माइनस गामा आर बाई 2। कुल मिलाकर निगेटिव आ गया। गामा ए का वैल्यू क्या हो गया? निगेटिव। निगेटिव पर क्या होता है? लिखाए थे, द्रव का तल नीचे गिरेगा और पॉजिटिव आता तो ऊपर जाता, 0 रहता तो परिवर्तित। अब यहाँ उत्तर देख लो कौन सा सही होगा। ये सही हो गया, समझ में आया? इस तरह से और भी क्वेश्चन कराते हैं तो ज़्यादा समझ जाओगे। जैसा दिया है देख लेना, बर्तन का रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय दिया है तो अल्फा जी। द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक माने गामा बात है, वास्तविक प्रसार गुणांक को गामा से कहते हैं, आभासी को भी गामा ए से कहते हैं। तो ध्यान देना, अल्फा जी गामा आर का आधा है। यहाँ आप गामा जी ना लगा दीजिएगा, और गामा जी का वैल्यू क्या होगा? 3 अल्फा जी होगा, क्योंकि गामा बराबर 3 अल्फा होता है। तो चलो लगाओ इसे। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी बर्तन में द्रव भरा है, बर्तन का रेखीय प्रसार गुणांक द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक का तिहाई है। इसको सवाल कैसे लगेगा? ये मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करो। बर्तन का रेखीय प्रसार गुणांक मतलब अल्फा जी दिया है, द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक मतलब गामा आर का तिहाई मतलब बटे 3 है। छोड़ दो, अब हमको क्या निकालना है? गामा ए, फार्मूला तो पता ही है, गामा ए बराबर गामा आर माइनस गामा जी, अभी हम प्रूफ किए थे। और गामा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 अल्फा जी। गामा बराबर 3 अल्फा से, तो गामा आर बराबर माइनस 3 अल्फा जी। गामा जी के स्थान 3 अल्फा जी लगा दिए। अच्छा, अल्फा जी का वैल्यू ऊपर दिया है, रख दो। तो गामा आर माइनस 3 अल्फा जी का मान क्या हो जाएगा? सर गामा आर बाई 3, 3 स्वाहा, गामा आर माइनस गामा आर बराबर 0। तो गामा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और 0 पर क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहेगा। सब समझाए हैं पीछे, देख लो, ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, किसी बर्तन में द्रव भरा है, बर्तन का रेखीय प्रसार गुणांक द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक का चौथाई है। इसे गर्म करने पर क्या होगा? 4 ऑप्शन। फिर आशा करता हूँ अब तो आप मास्टर बन ही गए होंगे, समझ गए होंगे, इस तरह का सवाल एग्जाम में आएगा तो मार देंगे। अल्फा जी बराबर दिया है क्या? बर्तन का प्रसार गुणांक
कौन सा रेखीय, क्या है गामा आर, वास्तविक प्रसार गुणांक द्रव का, उसका चौथाई मतलब y4 है। अब फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूले का महत्व तो समझ में आ गया होगा अब तक। गामा ए का वैल्यू क्या है, गामा आर माइनस गामा जी। अच्छी बात है सर। अब अल्फ़ा जी दिया है तो गामा जी का मान भी निकाल लो। कौन सा फार्मूला, 3 अल्फ़ा से, गामा बराबर 3 अल्फ़ा से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गामा आर माइनस 3 अल्फ़ा जी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं होनी चाहिए। अल्फ़ा जी का मान यहाँ से रख दो, तो बाकी किसी को नहीं, बस अल्फ़ा गामा हम खेल रहे हैं। तो गामा आर माइनस 3 रहने दो, अल्फ़ा जी का मान रखो गामा आर बाई 4, ठीक है, गामा ए बराबर। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो गामा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 गामा आर माइनस 3 गामा आर अपान क्या हो जाएगा 4। तो 4 गामा आर में 3 गामा आ जाएगा, तो गामा आर बाई 4 पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आया तो मेरा काम हो गया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि गामा ए क्या है, पॉजिटिव है। और गामा ए पॉजिटिव आया, इसका मतलब द्रव का तल ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। बात समझ में आया क्या, द्रव का तल ऊपर उठेगा, ये वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन आप ज़रूर समझ गए होंगे। और मैं अभी एक का क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और इस चैप्टर में एक टॉपिक और हमें पढ़ाना है, जल का सामान्य प्रसार। ठीक है, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको हम एक अलग लेक्चर में जल का सामान्य प्रसार पढ़ाएंगे। परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार वही पूछा गया है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन घनत्व, तो ऊपर जाने पर 0 से 10 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है। 100 डिग्री से 0 तक ठंडा करने पर आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है। 80 से 4 डिग्री तक आने पर आयतन क्या होगा, घनत्व क्या होगा। 4 से 0 जाने पर आयतन क्या होगा, घनत्व क्या होगा। ठंडे प्रदेशों में झील जम जाती है, ऊपर जमा हुआ पोर्शन होता है, नीचे पानी होता है जिसमें मछलियाँ जीवित रहती हैं, वो सब कैसे होता है। ठीक है, ये सभी घटनाएं हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और आज आपको एक होमवर्क देंगे और उसे आप करिएगा और फिर समझ में आ ही गया होगा, आगे देखेंगे। ये है आपका होमवर्क। ठीक, क्या है, किसी बर्तन में द्रव भरा है, बर्तन का रेखीय प्रसार गुणांक द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक का 2/3 गुना है, तो गर्म करने पर द्रव का तल क्या होगा, ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नन। ठीक, मैंने अपने स्तर से एक न्यूमेरिकल दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट में दे देना है। और अगली क्लास में हम फिर जल का सामान्य प्रसार देखेंगे। ओके, ठीक, बना लीजिए।